अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जैसे कि हमने कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास जो है लेक्चर नंबर है उसका 3, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है फ्लो चार्ट के टॉपिक को। टॉपिक हमारा जो बेसिकली वो है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, सिंबल्स जो कि हमारे पास फ्लो चार्ट में यूज होते हैं, फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस है आपके फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। लेकिन सिंबल्स की तरफ और गाइडलाइंस की तरफ जाने से पहले हमें फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्लो चार्ट हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसे आप, ठीक है। यानी हमारे पास कोई तस्वीरी शक्ल होती है ऑफ एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम की जो तस्वीरी शक्ल है उस चीज को आप फ्लो चार्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक पिक्चर के जरिए दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है फ्लो चार्ट की वो ये है हमारे पास कि फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। कि किसी भी एल्गोरिदम की जो तस्वीरी शक्ल है, यहाँ पे पिक्टोरियल की जगह पर आप लफ्ज जो है ग्राफिकल भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, ठीक है। अब ये है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है जैसे अक्सर हम घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं पहले, जिसके जरिए हमें इजीली क्लियर हो रहा होता है कि हमारी जो हर चीज है या जो रूम है या जो लॉन है हमारा वो किस अंदाज में कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारे पास। सेम इसी तरह हमारे पास ये फ्लो चार्ट होता है जो कि आपके एल्गोरिदम को या आपकी प्रॉब्लम को बता रहा होता है कि वो कैसे जो है वो सोल्व होगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अब चलते हैं हम अपने जो सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के अंदर जो यूज होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये इनको इधर सिंबल लिखा है, यहाँ पे इनका पर्पस है कि ये सिंबल है और आगे उसका मकसद लिखा हुआ है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिंबल है हमारे पास ये है ओवल शेप। इसको इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये दूसरी शेप जो है ये, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ये वाले सिंबल को, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है ज्यादा खास, ठीक है। ये हमारे पास जो है ओवल शेप है। ओवल शेप किस लिए यूज होती है? ये होती है स्टार्ट और एंड करने के लिए। यानी जब हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या उसको एंड करना है तो हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल जो है जब हम आगे एग्जांपल में आपको करके बताऊंगा वहां पे आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने का पर्पस जो है वो अच्छी तरह समझना है। तो ये हमारे पास ओवल शेप है, ये स्टार्ट और एंड करने के लिए इस्तेमाल होगा फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अपना रेक्टेंगल शेप है हमारे पास। ये रेक्टेंगल शेप किसके इस्तेमाल किया? प्रोसेसिंग के लिए। यानी जब आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है जैसे 2+2, अब यहाँ पे मैं प्लस का एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो इस एक्शन को जब मैं परफॉर्म करना है मैंने तो इसको हम जो है प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर लिखेंगे या रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप प्रोसेसिंग के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम शेप जो हमारे पास ये होती है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जब आपने फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट देनी है, इनपुट क्या चीज होती है? वो डाटा जो हम कंप्यूटर में दाखिल कर रहे हैं ये इनपुट है, ठीक है। और आउटपुट क्या है? वो डाटा जो कि कंप्यूटर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है, उस चीज को आप आउटपुट कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह दोनों की डेफिनेशन है 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम शेप किस लिए इस्तेमाल होगी? इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। यानी जब आपने इनपुट देनी है और जब आपने आउटपुट लेनी है तो दोनों काम आपने इस शेप के अंदर लिखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्ट सिंबल, इसको डाइवर्ट सिंबल बोलते हैं। डाइवर्ट सिंबल आपका किस लिए यूज होता है? एक डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? मतलब कि हमारे पास जो है जहां पर कंडीशन अप्लाई होगी ये वहां पे अप्लाई किया जाता है। इसका वैसे तो काम बहुत कम होता है
लेकिन जब कंडीशन लग जाएगी हमारे पास तो फिर इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन कैसे लगती है कि कंडीशन लाइक मैंने कहा कि इफ x ग्रेटर देन 5। अब यहां पे मेरे पास ये कंडीशन लगा दी मैंने कि अगर मेरे पास जो x है वो ग्रेटर देन हो 5 से, देन वैल्यू मेरे पास क्या हो, ट्रू। अगर तो वो उससे ग्रेटर देन है तो मेरे पास आंसर आएगा ट्रू के अंदर, अगर वो उससे लेस देन है तो मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स के अंदर। ये यहां पे इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन चलती है। ठीक है, तो डायवर्ट सिंबल है हमारे पास, ये किससे इस्तेमाल होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डायवर्ट सिंबल इज यूज्ड फॉर डैश डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये कनेक्टर, ये जो सर्कल शेप है इसको बोलते हैं कनेक्टर, यानी इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा फ्लो चार्ट जो है ज्यादा लेंथी हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उसके अंदर हम बार-बार ज्यादा सिंबल इस्तेमाल करने की बजाय, ज्यादा लाइनें इस्तेमाल करने की बजाय उन लाइनों को आपस में इसके साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। कनेक्ट का मतलब है जोड़ना। ठीक है, कनेक्टर जोड़ने वाला, यानी जो डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो इसको वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये कनेक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर। ये भी कनेक्टर है हमारे पास, कनेक्टर है, जोड़ने वाला है। किस लिए, ऑफ पेज या ऑन पेज, यानी जब आपका फ्लो चार्ट ज्यादा बड़ा है, एक पेज पे कंप्लीट नहीं आ रहा, दूसरे पेज में भी जा रहा है, तो तब हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। ऑफ पेज यानी जहां पे आपका पेज एंड हो गया है वहां पे भी इसको लगाएंगे, ऑन पेज नेक्स्ट पेज में जहां पे इसको आपने स्टार्ट करना है वहां पे भी इसको लगाएंगे। ये सिंबल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो अपने नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बनाया है ये पीछे वाले फ्लो चार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर है। उसके बाद है फ्लो लाइंस, एरो लाइंस भी बोलते हैं इनको आप। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो डायरेक्शन है फ्लो चार्ट उसको रिप्रेजेंट करती है, फ्लो चार्ट का जो बहाव है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्शन है ये होती है यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ, ये यूज होती है बॉटम से टॉप की तरफ, ये यूज होती है राइट से लेफ्ट की तरफ, ये यूज होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो ज्यादातर वास्ता पड़ता है वो इन दो के साथ पड़ता है। ये कैसे, ये इनको आगे चल के हम गाइडलाइंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी फ्लो लाइन है, एरो लाइन या फ्लो लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्री डिफाइंड प्रोसेस, ये शेप देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल वाली प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये सिंबल भी। लेकिन प्रोसेसिंग कौन सी, जो कि पहले से तयशुदा होती है। आगे क्या लिखा, फंक्शन या सब रूटीन, सब रूटीन, इनको आप चल के आगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे हम इनको डिटेल के साथ। प्री डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड प्रोसेसर, यानी ये वो होते हैं जो कि पहले से तयशुदा होते हैं, इनके मीनिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब इस तरह की प्रोसेसिंग होगी तो उसके लिए हमें जो प्रोसेसिंग सिंबल है वो ये वाला यूज करना है, ना कि ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्री डिफाइंड प्रोसेस के लाइन है इस वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास रिमार्क्स सिंबल, इसको एनोटेशन सिंबल भी बोलते हैं, एनोटेशन सिंबल। इसके अंदर हमें रिमार्क्स ऐड करने होते हैं। रिमार्क्स मतलब कोई आपने एक्स्ट्रा कमेंट देना है, कोई आपने डिटेल लिखनी है फ्लो चार्ट के बारे में कि इस स्टेप में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम जो है रिमार्क्स वो इसके अंदर लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे हम रिमार्क्स अपने ऐड करते हैं, कमेंट्स जो है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कि एनोटेशन सिंबल किससे इस्तेमाल होता है, रिमार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंबल है ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे हम इसको जो है गाइडलाइंस है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इससे पहले हमने सिंबल्स को देखा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अगर आप बुक पे देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं चाहिए, ठीक है, आपने क्या करना है, उनकी पहले एक लॉजिकल ऑर्डर में तरतीब बना लेनी है। ठीक है, उनको एक पेज के ऊपर लिख लेना है। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है
कि आपने जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने लिस्ट के अंदर लिख लेना है आपने। ये पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो नीट, क्लीन और इजी टू फॉलो होना चाहिए। नीट क्लीन यानी साफ सुथरा हो, इजी टू फॉलो से मुराद है कि उसको समझना आसान हो। यानी ये ना हो कि आपका फ्लो चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो, इतना आपस में जो है वो पेचीदा हुआ पड़ा हो कि यूजर जो है या आपको खुद जो है उसकी समझ ना आ रही हो, ठीक है। हर चीज, हर पॉइंट जो है, हर सिंबल जो है इतना वाज़ेह होना चाहिए कि उसका एक्शन हमें पता लग रहा हो, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है आपका कि आपके जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन है वो या तो टॉप से बॉटम की तरफ आए या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए। ये मैंने आपको सिंबल्स के अंदर बताया भी था कि हमारे पास जो ये एक सिंबल ये और एक ये, इन दोनों को आगे चल के हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ रिप्रेजेंट हो रही है इसकी डायरेक्शन, और ये जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। आपका फ्लो चार्ट या तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हो। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो ये भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली तौर पर हमारी जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। सिर्फ यही फ्लो लाइन हमारी ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये वाली और इसके साथ ये वाली ये तब इस्तेमाल होती है दोनों जब हमने कंडीशन लगाई हो, जब डिसीजन मेकिंग जो है सिंबल हमने लगाया हो, ठीक है। ये तब इस्तेमाल होती है दोनों। क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर ये कहता है कि आपका जो प्रोसेसिंग सिंबल है, प्रोसेसिंग सिंबल ये आपका जो प्रोसेसिंग सिंबल है इसमें से सिर्फ एक ही लाइन निकलनी चाहिए। एक ही लाइन से मुराद इसका जो रिजल्ट है वो एक आना चाहिए। ये नहीं कि जो प्रोसेसिंग सिंबल हमें दो रिजल्ट दे रहा हो। एक लाइन निकलने से मुराद ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये निकलेगी एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास ये रिजल्ट शो होगा, आउटपुट आएगी। उस आउटपुट को हमने पैरेललोग्राम शेप के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि इस प्रोसेसिंग सिंबल से आपकी दो लाइनें निकले, ये कभी नहीं करना आपने, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से एक ही फ्लो लाइन निकलनी चाहिए। एक फ्लो लाइन निकलने का मतलब ये है कि उसका जो रिजल्ट आए, जो आउटपुट आए वो सिंगल आउटपुट आनी चाहिए। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है फिफ्थ है वो ये है कि हमारे पास जो डिसीजन सिंबल है ये डिसीजन सिंबल है हमारे पास, यहां पे इंटर एक लाइन होनी चाहिए। इंटर एक लाइन हो इसके अंदर, लेकिन दो लाइनें इसमें से निकल सकती हैं। लाइन एक इधर मूव कर रही है और एक जो है मेरे पास वो इधर मूव कर रही है, ठीक है। ये दो लाइनें निकल रही है इसमें से। इंटर इसमें से एक लाइन हो, दो फ्लो लाइनें इसमें से निकल सकती हैं। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी पॉसिबल आंसर दे रही है तो हम इस सिंबल को लीव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते होते हैं हम। कंडीशन कैसे लगती होती है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ग्रेटर देन 5। अब अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे मैं एक साइड पे लिखूंगा ट्रू, ये मेरा रिजल्ट जो है इस तरह मूव करेगा। और अगर मेरी ये कंडीशन होगी फॉल्स तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉल्स, ये मेरा जो रिजल्ट है ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन लगती है हमारी। ये डिसीजन सिंबल का काम होता है। हम कंडीशन को इसके अंदर लिखते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो एक साइड पे मूव करेगा, अगर फॉल्स है तो दूसरी साइड पे। ये ट्रू फॉल्स की वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉल्स इधर रख दें, ट्रू इधर रख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उसी तरह मूव करे, ठीक है। ये हमारे पास ये पांचवा पॉइंट है, पांचवी गाइडलाइंस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास कि जो आपके पास कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन यानी जो टर्मिनल सिंबल इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर इंटर भी एक ही लाइन हो और आउट भी एक ही लाइन हो, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास क्या है, टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल यानी वो ओवल शेप जो मैंने आपको बताई थी स्टार्ट और एंड करने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। ये इस तरह से भी इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह भी बना सकते हैं
इसको आप जो है इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटर भी एक ही लाइन हो इस तरह से, और इसमें से आउट भी जो है वो भी एक ही लाइन होनी चाहिए इस तरह से। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास जो छठा पॉइंट है कि आपका जो एल आपका टर्मिनल सिंबल है ओवल शेप जो है, इसके अंदर इंटर भी एक ही लाइन हो और इसमें से आउट जो है वो भी एक ही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट नंबर 7 है वो है रिमार्क सिंबल के लिए एनोटेशन सिंबल। पॉइंट नंबर 7 रिमार्क सिंबल, ये है एनोटेशन सिंबल, ये मेरे पास रिमार्क सिंबल है। इसका क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपने जो भी कमेंट लिखना है, जो भी आपने किसी एल्गोरिथम से मुताल्लिक किसी फ्लो चार्ट से मुताल्लिक एक्स्ट्रा बात लिखनी है वो आपने इसके अंदर लिखनी है, इस एनोटेशन सिंबल के अंदर। यहां पे आपके कमेंट आएंगे, यहां पे लिखेंगे आप जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास है 7वां पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8 में लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर फ्लो चार्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो आप सिंबल्स और फ्लो लाइंस इस्तेमाल करने की बजाय आप वहां पे कनेक्टर इस्तेमाल करें। कनेक्टर मैंने आपको बताया था, ये जो सर्कल शेप है हमारे पास ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर। अगर आपका फ्लो चार्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसके अंदर लाइनें ज्यादा आती जा रही हैं, सिंबल ज्यादा होते जा रहे हैं उसके अंदर, तो आप उन लाइंस को आपस में ज्वाइन करवा के इस कनेक्टर के जरिए उनको जोड़कर जो है इसमें से निकालेंगे, यहां से इस तरह से इधर से लाइन लेके आए, इधर से लाइन लेके आए, इस तरह से लाइनों को मिला के यहां से एक लाइन निकालें आप इस तरह से इसको आप कनेक्टर को यूज करें। क्लियर है पॉइंट? ये हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि आप फ्लो चार्ट के अंदर जो है सिंपल डाटा को इंटर करके उसको टेस्ट करें। टेस्टिंग यानी डाटा को टेस्ट करना, डाटा को टेस्ट करें आप कि आप डिफरेंट किस्म का डाटा उसमें से गुजारें, उसमें इनपुट करवाएं डिफरेंट किस्म के डाटा की, आपको वो सेम आंसर दे रहा है तो फिर आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक्यूरेट है। ये हमारे पास जो है हमारे फ्लो चार्ट के लिए जो गाइडलाइंस है, ये 9 गाइडलाइंस हमारे पास ये यहाँ पे रिप्रेजेंट की है मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इट्स गाइडलाइंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस का। जी अब ये हमारे पास जो है उसके एडवांटेजेस है फ्लो चार्ट है, यानी फ्लो चार्ट की जरूरत क्यों पेश आती है आखिरकार, ठीक है। इसके मकासद क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि आपके जो एल्गोरिथम की जो लॉजिक है वो आप ज्यादा इफेक्टिवली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ये पहला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है कि आपके जो लॉजिक है एल्गोरिथम की वो आप ज्यादा अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो डिजाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइन डॉक्यूमेंट यानी आप जब डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो आपका फ्लो चार्ट उसका हिस्सा है। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये लास्ट स्टेप था हमारे पास जिसको हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्टिंग से हमारा जो है ये स्टेप शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। इसकी मदद से हमें प्रोग्राम की मेंटेनेंस के अंदर ज्यादा आसानी आती है, ठीक है। यानी इसकी मदद से आप जो आसानी से जो है मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड एडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज है हमारे पास। थर्ड एडवांटेज जो है वो ये है कि ये आपके डीबगिंग प्रोसेस के अंदर जो आपकी मदद करता है। डीबगिंग प्रोसेस मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बताया था। व्हाट इज डीबगिंग? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स। बग कहते हैं एरर को, डीबगिंग कहते हैं आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आपका फ्लो चार्ट डीबगिंग के अंदर आपकी मदद करता है, यानी आपका फ्लो चार्ट जो है वो आपकी मदद करता है प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स हैं उनको फाइंड करने में और उनको रिमूव करने में। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, थर्ड एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लिमिटेशंस।
लिमिटेशन कहते हैं हदूद को, यानी हदबंदियां। इससे बढ़कर आप आगे कैसे मूव नहीं कर सकते कि ये जो आपकी लास्ट लिमिट है, इससे आप ज्यादा जो है उसको आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जाहिर बात है, जितनी आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी उसके अंदर उतने ज्यादा सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, उतनी ज्यादा फ्लो लाइन इस्तेमाल होगी और उतना आपका जो फ्लो चार्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ये पहली लिमिटेशन है हमारे पास। सेकंड लिमिटेशन है कि आपको अगर फ्लो चार्ट के अंदर कोई चेंजिंग करनी होती है तो आपको सारा फ्लो चार्ट जो दोबारा से बनाना पड़ता है। ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर तो ये होता है ना कि एल्गोरिथम के अंदर जिस स्टेप में हमें चेंजिंग करनी पड़ती है उस स्टेप को रेस करके वहां पे चेंज कर दिया। लेकिन जब फ्लो चार्ट के अंदर हमें चेंजिंग करनी है तो हमें अपने फ्लो चार्ट को दोबारा से स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है, ना कि आप वहीं से उसको सेट कर सकें, बल्कि आपको पूरा फ्लो चार्ट जो है दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये हमारा जो है यहाँ तक आज का जो फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स, उसकी गाइडलाइंस, उसके एडवांटेजेस और उसकी जो लिमिटेशंस है इनको हमने डिस्कस किया। बाकी हम जो है हमारे पास 2 एग्जांपल है ये फ्लो